यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऊपर पर आ रहा है, लिखा हुआ, इसका मतलब ये ठीक है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, आप इसको बंद कर दीजिए सर। आप देखिए बहुत सारे लोग वेटिंग में होंगे, 6 लोग होंगे। हाँ। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश कहीं से आती है, जो उसका सोर्स है, तो वह प्रकाश चारों ओर फैलती है और जिस वस्तु से टकराती है वहां से यह परावर्तित होकर के हमारी आंख तक पहुंचता है। तो हमारी आंख के अंदर क्या होता है, जो रेटिना का परत है वहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर के हमारे मस्तिष्क के द्वारा उस वस्तु के प्रतिबिंब का आभास होता है, तब हम देख पाते हैं। ठीक है, तो मेनली तो प्रकाश ही हो गया। अगर हमारी आंख तक प्रकाश नहीं पहुंचे तो हमें वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ सकती है, इसलिए प्रकाश बहुत जरूरी है। क्लियर है? प्रकाश को माना जाता है कि प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है ना? मतलब दो रूपों में इसको माना जाता है। आता है एग्जाम, सारा पॉइंट हम बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट से डाल रहे हैं। ये सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पार्टिकुलरली ये पीएससी के लिए है। ठीक है, अब बाकी छोटा मोटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो प्रकाश क्या होता है, इसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो गया, इसका दो रूप होता है। तो यह कभी कण की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, तो कभी यह वेव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, वेव यानी तरंग। क्लियर है? तो प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो प्रकाश का नेचर कैसा होता है? ये ड्यूअल नेचर है, यानी एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। कण का मतलब हो गया पार्टिकल और तरंग का मतलब हो गया वेव, है ना? तो जितना भी इसका वैसे डिस्क्रिप्शन मिलता है वो वेव की तरह ही मिलता है। थोड़ा सा वेव के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वेव जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, वेव कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का वेव होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, है ना, यानी कि ये ट्रांसवर्सल। सर म्यूट करने बोलिए ना। जिनका जिनका अनम्यूट है वो सब अपना म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का आवाज आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कर लीजिए तो आप ही लोग को फायदा होगा। ठीक है, नहीं तो हमें करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो दो तरह का वेव होता है, दो तरह का तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग में अगर हम देखेंगे तो आप देखे होंगे कभी कभी ये स्प्रिंग वाला इस तरह का जो तरंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और
अनुप्रस्थ तरंग में आप देखे होंगे, जैसे आप कभी रस्सी वगैरह झुलाते होंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। म्यूट सबको ही कर लीजिए, तभी मजा आएगा क्लास का, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होता है, ऐसे ही नेटवर्क का प्रॉब्लम सबका रहता है, ऐसे ही आवाज सही नहीं आती। तो तरंग कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के तरंग होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग में का एग्जाम्पल है स्प्रिंग, और अनुप्रस्थ तरंग का जो है वो है रस्सी, और भी हम बता रहे हैं इसके बारे में, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बताते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं? जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे कि आपका साउंड, हम जो बोलते हैं, जो ध्वनियां निकलती है, यह अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि जो तरंग गति है और अक्ष, यानी कि जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण, ठीक है, ये पीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तरंग गति और अक्ष के बीच का एंगल पूछा जाता है, अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ये जैसे हमारा होता है लाइट, यानी प्रकाश, ठीक है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह ट्रांसवर्सल वेव है ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ये भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 2 तरह का तरंग हुआ, एक हो गया अनुदैर्ध्य और एक हो गया अनुप्रस्थ हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? ये नोट्स हम भेज भी देंगे ग्रुप में, आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग जानते हैं ना। थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी सी हल्की सी जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम परावर्तन अपवर्तन की भी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। यह क्या है? तो यह भी एक अनुप्रस्थ तरंग का प्रकार है, अनुप्रस्थ तरंग का एक यह प्रकार है, ठीक है। जिसमें क्या होगा? जिसमें एक तरंग 2 भिन्न अक्षों में गति करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हो गया कि यह भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें एक तरंग क्या होता है 2 अक्ष में मूव करेगा, है ना। जैसे कि
क्योंकि 3 अक्ष होता है, आप लोग को सबको पता होगा। ये मान लेते हैं अक्ष है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। 3 प्रकार का अक्ष होता है। तो ये लगभग 2 डायमेंशनल है। एक इधर गति करेगा और इधर गति करेगा, ठीक है। तो 2 भिन्न अक्ष में अगर गति करता है तो यह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस इतना सा याद रखना, ज्यादा गहराई जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा क्लियर करना है, विद्वान बनना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेव से रिलेटेड हो गया। अब थोड़ा परावर्तन के बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्शन है, परावर्तन ऐसा सर नहीं म्यूट सिर्फ नहीं किए प्रकाश। हैं, क्या चीज? फिर स्क्रीन गायब हो जाता है। स्क्रीन गायब हो जाता है? हाँ, वो कोई म्यूट नहीं किया है, उनका स्क्रीन आ जाता है। तो अच्छा अच्छा, बाबू साहब सब पर म्यूट कर लो, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यह स्क्रीन गायब हो जाएगा ना फिर बार बार, जिसका आवाज आएगा उसी का स्क्रीन सामने आएगा, है ना। या सर बोलिए ना उनको। हाँ हाँ मैंने बोल दिया है, ठीक है। मैं तो चेक करना पड़ेगा इसका, मैं देखता हूँ। लगभग सारे का अनम्यूट ही है, अब म्यूट है, ठीक है। यस सर, कर लिए, हो गया। ठीक है, चलिए परावर्तन देखते हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण किसी सतह पर जब पड़े या मिरर पर पड़े तो वहां पर टकराने के बाद वापस अपने ही मीडियम में लौट के आ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन। जैसे देखते हैं, ये मान लेते हैं कि मिरर है ना, तो मिरर का एक सरफेस कलर्ड रहता है, रजतित रहता है ना। दूसरा सरफेस जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। तो एक तरफ रजतित है और दूसरा तरफ क्या होता है, परावर्तित सरफेस होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें मान लेते हैं इस पर ये आई, तो ये हो गया आपतित किरण, है ना। तो अब क्या होगा, ये आपतित किरण आर दूसरे पार नहीं जा सकती है, ठीक है, वह इसी पार रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, जिस बिंदु से टकराई वहां से ये फिर वापस लौट जाएगी इसी मीडियम में, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ जिस पॉइंट पर ये गिरा है उस पर एक इमेजिनरी नॉर्मल पॉइंट होता है, एक अभिलंब होता है ना। ये जो लाइनिंग खींचे हैं ब्लू कलर का, ये अभिलंब है ना, ये इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, ये एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन हम लोग को थ्योरिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहता है ये जो किरणें आई है, आपतित किरण, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। आपतित का मतलब क्या, जो किरणें मिरर पर पड़ रही है, जो किरणें दर्पण पर आ रही है, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक मेन बिंदु है, ठीक है, उस पर ये जो अभिलंब खींचा है, इससे ये एक कोण बनाएगी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं आई। आई का मतलब हो गया आपतन कोण, है ना, यानी कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये हो गया परावर्तन का आपतन कोण। और जब वापस लौटती है तो ये जो किरण है इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण, यानी ये टकराने के बाद वापस लौट रही है उसी मीडियम में, जिधर से आई थी उधर लौट रही है। अगर जब भी ऐसा होगा जिसको हम लोग परावर्तन कहते हैं, जैसे एक गेंद लेते हैं और दीवार पर ठोकते हैं, दीवार पर टकराने के बाद क्या, तो वापस हमारे ही दिशा में आएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, है ना।
हम दीवार पर अगर गेंद मारते हैं तो जितना एंगल से हम मारेंगे उतने एंगल से वो बाहर भी निकलता है। तो उसी तरह से किरण के साथ भी है, प्रकाश की किरणें जितना एंगल, जितना हम तिरछा करके डालेंगे उतना ही ये निकलेगा। एक अगर हम टॉर्च ले लें और मिरर पर मारे, तिरछा मारे तो उसका देखेंगे प्रतिबिंब इस ओर बनता है। अगर हम बिल्कुल सीधा मारे तो फिर सीधा ही लौटेगा। यानी कि अभिलंब की दिशा में यहाँ से अगर हम टॉर्च जला के भेजे प्रकाश किरणों को तो एक तरह से ये 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो लौटेगा भी 0 डिग्री कोण से। तो यहाँ पर आई का जितना वैल्यू होता है आर का भी वैल्यू उतना ही रहेगा हमेशा। आर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण, है ना। आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अभिलंब हो गया, इसमें क्या हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण। क्लियर है। तो हमेशा ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण, यह हमेशा बराबर ही होगा, तभी परावर्तन माना जाएगा, अदरवाइज ये परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं पहले परावर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे ख्याल से सबको ये परिभाषा आ गई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। इसका कुछ नियम भी है, जैसे कि प्रथम 2 नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट आवाज आ रही है आप लोगों की। ठीक है, वो तो एक ठन कान पीला थे। ओम प्रकाश जी म्यूट कीजिए अपना मोबाइल। प्रथम नियम देखिए इसका, है ना। परावर्तन के 2 नियम हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी 9 या 10 किसी क्लास में। तो प्रथम नियम का मतलब क्या होता है, ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर के मिलता है, यानी तीनों एक ही सतह पर होता है। ये इसका प्रथम नियम है। क्या क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना। ये तीनों क्या होगा, एक ही तल में होते हैं। यही है इसका प्रथम नियम, याद रखना है, परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। और इसका जो दूसरा नियम है, आवाज आती है। ओम प्रकाश जी, आप अपना म्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा नियम सीधा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, शॉर्टकट में ये हो गया, 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या कहता है,
पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम कहता है कि कोण I इक्वल्स टू कोण R, मीन्स इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। क्या परावर्तन का कोई यूज भी है क्या? तो हो सकता है यूज, जैसे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यह इसी के कारण होता है, परावर्तन के कारण, है ना। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ये क्या है? तो ये परावर्तन है। अगर परावर्तन ना हो तो नहीं होगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया। और ऐसे भी एक और हो सकता है रंग विभेद करना, है ना। परावर्तन से जो प्रकाश में 7 रंगे होती है उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर है। एक इसमें ये बता देते हैं हम अपवर्तन के बारे में। परावर्तन क्लियर है, अपवर्तन भी बता ही देते हैं, जितना हो सकता है कर देते हैं आज भी। एक सप्ताह में लगभग जो है ना ये फिजिक्स हो जाएगा। पहले फिजिक्स से घिस देते हैं, सबको भारी भी लगता है। दूसरा है अपवर्तन, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम लोग रिफ्रैक्शन। तो याद रखना है, दोनों में इंग्लिश में ज्यादा अंतर नहीं है। एक है रिफ्लेक्शन और यह है रिफ्रैक्शन, है ना। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में क्या हुआ था, अपने माध्यम में तो लौट आया था, लेकिन अपवर्तन में लौटेगा नहीं, पार हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं एक ग्लास स्लैब है, कांच की सिल्ली है जो कि ठोस है, ठीक है। और ये हवा माध्यम है, एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम शीशा हो गया। तो इस पर एक मान लेते हैं ये किरणें आ रही है, ये है आपतित किरण। परावर्तन में तो ये लौट के चली जाती इधर ही, लेकिन यहाँ पर परावर्तन हमको नहीं दिखाना है, हमको अपवर्तन दिखाना है। जब हमको अपवर्तन दिखाना है तो अपवर्तन में क्या होगा, ये जो किरणें आ रही है, अगर ये ग्लास वाला मीडियम नहीं होता तो ये शायद ये जो आ रही थी ये शायद सीधे निकल जाती इस तरह से, ठीक है। लेकिन ग्लास है, मीडियम एयर की तुलना में ज्यादा इसका डेंसिटी है, तो हायर डेंसिटी में क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरणें हैं थोड़ी सी मुड़ जाती है, ये इधर न जाकर के ये थोड़ा सा क्या होगा, ये मुड़ जाएगी, है ना। जाना था उसको कहीं और, पहुंच गया कहीं और। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल पॉइंट होगा, ठीक है। जो अभिलंब वहां हम लोग माने थे ना, तो यहाँ पर भी एक अभिलंब है। यानी कि यहाँ पर से देखो मीनिंग निकल रहा है क्या चीज, जब आपतित किरण, है ना, विरल माध्यम से, यहाँ विरल माध्यम है मतलब यह है कि कम घना है, और यह है सघन माध्यम मतलब उसकी तुलना में ज्यादा है, ठोस है, ज्यादा डेंसिटी है इसकी। तो विरल माध्यम ये इसीलिए है क्योंकि ये हवा है, हवा तो विरल होगा ही, और ये सघन माध्यम है क्योंकि ये कांच है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो प्रकाश किरणें आ रही थी, देखो ये अभिलंब था, इस ओर मुड़ करके जा रही है ना। यानी जब हम माध्यम की चर्चा करेंगे तब हम बोलेंगे किधर जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर जा रही है, ठीक है। अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तब इस समय प्रकाश की किरणें
मुड़ जाती है, इतना बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा आपतित किरण। ठीक है, और यहां पर भी एक कोण बनेगा जिसको हम लोग आई कह सकते हैं, यानी कि आपतन कोण इसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है? अब है कि ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, फिर यहाँ पर ये हवा आ रही है, यानी कि यहाँ फिर नीचे जो है यह विरल माध्यम ही है ना, जो कि हवा है ना। ये क्या है? हवा, यानी विरल, यानी कि अब प्रकाश की किरणें सघन से विरल की ओर जाएगी। क्या है? प्रकाश की किरणें सघन से विरल की ओर जाएगी। अगर ये सिर्फ कांच ही रहता तो शायद ये किरणें ऐसे ही निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये अभिलंब है और प्रकाश की किरणें जो है इस बार अभिलंब से दूर जाएगी, है ना, क्योंकि इस बार उल्टा हो रहा है, सघन से विरल जा रही है। तो ये अभिलंब था तो अभिलंब से दूर जाएगी, यहाँ पर अभिलंब की ओर जा रही है, इस ओर होकर जा रही है, और यहाँ पर ये किरणें क्या हो रही है? इस ओर होकर के जा रही है ना। तो जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती है तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर चली जाती है। ओके, यहाँ तक ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा कि पहले अपवर्तन क्या होता है, ये लिख देते हैं, है ना। भिन्न भिन्न घनत्व के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर प्रकाश के पथ में विचलन अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के किरण का जो मार्ग होता है वो विचलित हो जाता है। इसी को हम लोग कहेंगे अपवर्तन। यानी अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें लौट के नहीं आती है, इधर एक तरफ से गया दूसरे तरफ से निकल गया। लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। परावर्तन में क्या होगा? जिधर से आया है उधर ही चला जाएगा, जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल बना करके निकलेगा। ठीक है, अगर आपतन कोण 30 डिग्री रहता था वहां पर, तो 30 डिग्री का परावर्तन कोण भी रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कभी भी आपतन और परावर्तन कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में अंतर आएगा ही आएगा, है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं फर्स्ट नियम इसका क्या होगा। अपवर्तन है तो ये भी नियम बनाएगा। तो पहला नियम में तो खैर यही सब आ जाएगा कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण, है ना। तीन चीज है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों पार्ट्स, ठीक है, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये इसका प्रथम नियम है। जिस तरह से परावर्तन का प्रथम नियम था वैसे यहाँ पर भी इसका
प्रथम नियम है। ठीक है, सेकेंड नियम भी इसका है अपवर्तन का। इसके सेकेंड नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, स्नेल का नियम। ठीक है, दो नियम है। ये कहता है स्नेल का नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण तो बराबर नहीं होता है, लेकिन साइन आई यानी कि साइन थीटा जैसे होता है ना, थीटा गामा ये सब पढ़े होंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर भी कहता है कि जितना साइन का मान होगा आई में और साइन आर का मान होगा, इस दोनों का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, हमेशा इसका मान नियतांक में ही आएगा, नियत है ना। इस दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू घटने बढ़ने वाला नहीं है। अगर आई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, उस अनुसार से इसका मान नियत में रहेगा। ठीक है, जैसे कि 2/4 इसका वैल्यू निकालेंगे 1/2 ही आएगा। ठीक है, 3/6 इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो 1/2 क्या हो गया, नियत हो गया। ठीक है, ऊपर का राशि बढ़ेगा तो नीचे का भी राशि बढ़ेगा, यानी परिवर्तित होगा, ताकि यह वैल्यू नियत में रहे। यही होता है नियतांक, साइन आई बटे साइन आर, है ना। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। बचपन में तो खैर सब याद कर लिए होंगे। आपतन कोण की ज्या क्या है पता नहीं है, तो यही साइन को ही हम लोग कहते हैं। चलिए, ये हो गया, ये सेकेंड लॉ था। इसी को हम लोग ये कह सकते हैं साइन आई बाय साइन आर। ये बराबर हम लोग बोल सकते हैं ये अपवर्तनांक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तनांक। ठीक है, ये जो नियतांक की राशि है, जो नियतांक आता है, जो इस दोनों का वैल्यू आता है किसी माध्यम के लिए, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया साइन आई बाय साइन आर। क्लियर है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर दो मीडियम यूज किया है, D2 बाय D1। D का मतलब डेंसिटी से है। ठीक है, क्लियर है। इसको जैसे मान ले कि ये D1 है, ये D2 है, ये D1 है, तो साइन आई साइन आर का मान अगर निकालते हैं तो एक्चुअल में इस दोनों मीडियम का हमको रेशियो मिलता है। चलिए, अब है अपवर्तन की परिस्थितियां देखते हैं थोड़ा। अपवर्तन की परिस्थितियां, दो परिस्थितियां होती है, कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जाती है ना, तो कोण आई का मान कोण आर से ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखें, यहां देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये था विरल, ये था सघन। विरल से सघन में आया तो आई का देखो एंगल कम दिखेगा, लेकिन आर का मान क्या होगा, आई का मान ज्यादा दिखेगा लेकिन आर का मान कम होगा। क्लियर है, लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाएगी
तब ये I है और ये R है, तब I कम हो जाएगा, R ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही है दो कंडीशन। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में सघन से जब विरल की ओर जाती है तो इसमें क्या होता है, कोण I छोटा हो जाएगा लेकिन कोण R क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है। ये तो अपवर्तन, इसका थोड़ा सा ये भी उपयोग भी लिख देते हैं या एग्जाम्पल। ये पूछा जाता है जनरल एग्जाम सब में, जैसे पूछेगा तारों का टिमटिमाना, यह किसके कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। कैसे कह सकते हैं, तो तारे से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है, ठीक है, यानी कि आपतित किरण, तो जब आती है तो वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए वह गुजरती है। तो वायुमंडल में तो कहीं कम डेंसिटी, कहीं ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना। इस डेंसिटी में अंतर के कारण वह किरण कई जगहों पर मुड़ती है, कभी अभिलंब की ओर, कभी अभिलंब से दूर, हर तरह कंडीशन में इधर उधर मुड़ते रहते। तो मुड़ते रहेगा वो किरण, तो हमारी आंखों तक वो लाइट सही से नहीं पहुंचती है कंप्लीट, इसलिए वो हमको टिमटिमाते हुए दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा से नॉर्मल क्वेश्चन ये आएगा, तारों का टिमटिमाना किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। या फिर द्रवों में भी छड़ी का मुड़ना, है ना, कोई बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है, उसमें अगर हम छड़ी डुबाते हैं तो छड़ी उसमें टेढ़ा दिखाई पड़ता है, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। तो बहुत बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा याद रखना है, द्रवों में छड़ों का मुड़ना, है ना, तो यह भी इसी का एग्जाम्पल है। या फिर एक बाल्टी में पानी भरा, उसमें अगर हम सिक्का गिराते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर बाल्टी का पेंदी ऊपर की ओर दिखता है थोड़ा अपने वास्तविक लेवल से, तो यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो द्रव में सिक्के का उभरना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन का बारे में क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो शायद किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है एक और यहाँ पर आता है पॉइंट, वहां भी कंफ्यूजन होता है। जैसे हम लोग परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े, तो सबके बारे में घटना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। खास करके कोई एग्जाम्पल दे देता है, बोल देता है किस कारण से दिखता है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है। ठीक है, कभी कभी रेगिस्तान में पानी दिखने लगता है, होता नहीं है, मृग मरीचिका हो जाता है, किसके कारण से होता है, तो वह भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। तो यह भी हमको देखना है। ठीक है, थोड़ी सी टाइम है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो जाएगा। और नोट्स के लिए टेंशन नहीं करना है, इसी को अभी हम भेज देंगे थोड़ी देर में ग्रुप में। ठीक है, इसलिए नोट्स के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेनली है कि समझना है, समझने से ज्यादा याद रहेगा। देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, यानी ये भी परावर्तन ही है, लेकिन यह आंतरिक परावर्तन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोल सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है,
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, लगभग हर एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है, इसके लिए दो स्थितियों का होना जरूरी है ना। एक कि प्रकाश की किरणें जो होती है, ठीक है, यह सघन से विरल की ओर जाती है ना। पहला कंडीशंस क्या होनी चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, कि प्रकाश की किरणें सघन से विरल की ओर होनी चाहिए, और कोण आई जो है यानी कि आपतन कोण, इसका मान जो होना चाहिए, क्रांतिक कोण एक इसमें आता है, क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा होना चाहिए। तभी बताते हैं इसके बारे में। क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तभी जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना एग्जाम्पल पीएससी वाला में नहीं, पीएससी वाला में यही सब आएगा। कंडीशन सघन से विरल, क्योंकि पीएससी क्वेश्चन जो आता है चारों ऑप्शन देता है, चारों कंसेप्ट पर आधारित रहता है, ठीक है। पूछा जाता है कौन कौन इसमें सत्य है, उसके बाद ऑप्शन मिलता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में। ए में दे दिया 2 ठो, बी में दे दिया 3 ठो सत्य है। तो थोड़ा सा कि हर एक लाइन का कंसेप्ट होना चाहिए। अब है कि आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब ये बात आ गई क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो ये भी हम लिख देते हैं। कोण आई का वह मान जिस पर कोण आर 90 डिग्री हो जाए, है ना। यानी कि जो ये जो है परावर्तन कोण है, ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए। इतना डिग्री पर आपतन किरण आपतित हो कि परावर्तन कोण जो हो जाए वो 90 डिग्री पर निकले, ठीक है। तो ऐसे कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी कि हर हाल में आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हो गया मिरर, मरीज, इसका एग्जांपल देते हैं। विरल माध्यम जो मिल्क मरीचिका होती है, ये घना है ना, इसमें क्या होगा, ये किरणें आई, यहाँ पर ये नॉर्मल होगा अभिलंब, ठीक है। ये मान लेते थीटा है। तो इसका जो ये तो आपतन कोण जो है, इसका मान ऐसा होना चाहिए कि जो परावर्तित कोण हो ना, वो थोड़ा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे, यानी कि इसके बराबर ये जो है पूरा ना ये होना चाहिए, तब जाके इसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ये हो गया क्रांतिक कोण, ठीक है। तब जाकर के हमको एक झूठा एहसास होता है मरीचिका का, यानी कि इसको ऐसे थोड़ा समझिए एग्जांपल में। जैसे गर्मी के दिनों में अगर आप बाइक से जा रहे हैं और काफी रोड अच्छी है, तो लगेगा कि थोड़ी दूर पर ही रोड पर पानी बह रहा है, और जब आगे बढ़ते तो पता चलता है कि वहां तो कुछ है ही नहीं, तो झूठा एहसास हो जाता है।
रेगिस्तान में ही ऐसे ही होता है। रेगिस्तान में पानी होता ही नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण, ठीक है, वहां पर जो हवा होती है वो उड़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, नीचे विरल माध्यम बन जाता है, रेयरर मीडियम बन जाता है। तो इस कारण वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में भी पानी दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम उसके नजदीक पहुंचेंगे तो पता चलेगा वहां पानी है ही नहीं, थोड़ा और आगे जाकर के है, और आगे जाएंगे तो फिर पता चला और आगे है ना। तो कंफ्यूजन होता है उसके चक्कर में वहां पर। इसी को कहते हैं मरीचिका, मृग मरीचिका या मरीचिका। तो परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ पर मरीचिका से रिलेटेड आएगा। हम उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये रेलवे सब में, एसएससी सब में ऐसा आता है, व्यापम सब में आएगा, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका बनना, है ना, ये याद रखना है, ये आता है लगभग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो चूंकि रेगिस्तान तो कोई गया नहीं जो दिखेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में ज्यादा जब गर्मी रहती है, ज्यादा टेम्परेचर रहता है जिस दिन, तो आसानी से रोड पर भी दिख जाता है ऐसा मरीचिका। रोड पर ही लगेगा कि जैसे बारिश हुआ है और वहां पर पानी जमा हो गया, लेकिन आगे बढ़ने पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेगिस्तान में बनेगा या फिर सड़क पर भी बन सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावे प्रिज्म में भी होता है, डायमंड में होता है, हीरा जो इतना चमकता है किस कारण से, तो वहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक किरण उसमें जाता है तो वो चारों तरफ नाचते रह जाता है, ठीक है, इसके कारण जो है वो ज्यादा चमकता है। फिर है ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये सब याद रखना, ये सब नया एग्जाम्पल, ये सब आजकल आना शुरू हुआ है। मरीचिका वाला पुराना एग्जाम्पल है, सामान्य सब एग्जाम में पूछेगा, लेकिन थोड़ा एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ है, तो वहां पर ये डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, यह सब क्वेश्चन बना के दिया जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आज हम लोग देख लिए परावर्तन भी, अपवर्तन भी, और पूर्ण हेलो सर। आंतरिक परावर्तन भी, ठीक है। हेलो सर। बताओ। सर एक बार इसको रिवाइज करा दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को। किसको? यही जो पूर्ण बता आंतरिक, रहे हैं, हाँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण का मतलब क्या होगा, जो आपतित किरणें गिर रही है, जो आ रही है मीडियम में, ठीक है, तो वह एक एंगल से आती है, एक कोण बनाते हुए आती है। अगर वह कम रहेगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होने वाला है ना। तो आई का मान जो होना चाहिए, इतना होना चाहिए ताकि वह परावर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। अगर परावर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, क्या चीज, अब टाइम भी हो रहा है दूसरी क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो कंडीशन है, एक है सघन से विरल प्रकाश की किरणों को जाना होगा, है ना। जैसे कि गर्मी के दिनों में बताया ना, कि जब प्रकाश तेज रहता है तो रेगिस्तान में क्या होता है कि जो हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाती है, ऊपर तो सघन हो जाएगा हवा, जबकि नीचे क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, तो किरणें तो ऊपर से नीचे आ रही है। ऐसी स्थिति में आई का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। जैसे ये ज्यादा होगा, बस परावर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये हुआ, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। और इसका हम भेज देंगे अभी थोड़ी देर में इसको सबको। किसी को कोई डाउट होगा तो ग्रुप में जो है, टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पर अपना क्वेश्चन डाल देना है,
हम उसको वहां पर बता दिया करेंगे, या फिर अगले दिन ऑनलाइन आएंगे तो उसमें उस क्वेश्चन को हम लेकर के डील कर देंगे। ठीक है, चला जाए। चलिए बताया जाए सर अब और कुछ। तो इसको खत्म किया जाए। 1857 का विद्रोह करा देंगे, तब जाकर के वो वायसराय के रूप में आएगा। कुछ लोग स्क्रीन पे दिखे हैं, रात का समय है। कुछ एक तो रजाई ओढ़ करके लेटे पड़े हैं, है ना। कुछ एक लोग दिख रहे हैं कि सभी 2 4 10 20 आ जाइए, स्क्रीन पे आ जाइए, थोड़ा हमें भी एनर्जी दीजिए, क्योंकि मैं भी देखता रहूं आप लोगों को, आप भी हमें देखते रहें और सुनते रहें। कहानी तो सुना रहा हूँ, नोट्स तो मैं भेज ही दिया हूँ आपको। अब कहानी सुनो, थोड़ा सा मजा आता है कहानी सुनने में। नहीं मजा आता है तो सो जाना, और क्या करना। कौन मेरे सामने बैठे हो जो कि मैं डांट दूंगा, हाँ। ठीक है, सब दूर दराज में बैठे हो, कोई कहाँ कोई वहाँ। ठीक है, ओके देन। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम होता है 1813 से लेके 1823 तक। बड़े इंपॉर्टेंट 2 4 इन्होंने काम किए हैं हेस्टिंग ने, इनको देखेंगे। वो सब मैंने आपको भेज भी दिया है और भेज दूंगा। तो लॉर्ड भंडारी क्या होते थे कि रास्ते में जो चलने वाले शाम को जो होते थे उसको छीना झपटी करते थे, छीना चोरी करते थे। ठीक है, यानी छीन लेते थे। बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति